नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। लास्ट क्लास में हिस्ट्री फर्स्ट क्लास देखी थी, आज हिस्ट्री की सेकंड क्लास अपन लोग देखने वाले हैं और यहाँ मैं आप लोगों को वैदिक काल से जुड़े हुए पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ जो 2005 से लेकर अभी तक के SSC ने जो एग्ज़ाम में पूछे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए एक एक करके यहाँ से अगर अपन लोग पढ़ाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले थोड़ा सा समझना कि वैदिक काल का टाइम पीरियड कौन सा था और वैदिक काल क्या था। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बता रहा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। तो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक पूर्व इतिहास के नाम से अपन लोगों ने बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल, वो समय जिस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, उस समय का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस समय को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, वो समय जिस समय का मानव लिखना पढ़ना सीख गया था लेकिन उसके द्वारा जो लिखा गया उसे अपन लोग नहीं पढ़ पा रहे, ऐसे समय को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं जिस समय का मानव लिखना पढ़ना सीख गया था और उसने जो कुछ लिखा है उसे अपन लोग भी पढ़कर उसकी जानकारी ले पा रहे हैं, ऐसे समय को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना। फिर मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा तुम्हें समझाया था कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस टाइम पीरियड को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है और उसको थोड़ा सा भी छोड़ दीजिए कि पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ऐसे उस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल मतलब वो समय जिस समय का मानव लिखना पढ़ना सीख गया था और उसके द्वारा जो लिखा है उसे अपन लोग नहीं पढ़ पा रहे, ऐसे समय को आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। अलग अलग टाइम पीरियड इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। कार्बन डेटिंग विधि से 2350 से लेकर 1750 के बीच का जो समय, उस समय को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। लेकिन 1750 के बाद क्या हुआ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट इतिहास में जो समय मिलता है उसे इतिहासकारों ने ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है और वहाँ से लिपि का आविष्कार हो चुका था और उस समय का मानव जो लिखना पढ़ना सीख गया था और उसके द्वारा लिखा हुआ अपन लोग भी पढ़ पा रहे हैं। ऐसा समय ऐतिहासिक काल का नाम से जानते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का जो समय वो पूरा समय ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और उस ऐतिहासिक काल में सबसे जो पहला समय उसे अपन लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसी समय अपने वेदों की रचना हुई थी, तो इस समय को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो वैदिक काल से जुड़े हुए पॉइंट आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं कि वैदिक काल, लेकिन उस वैदिक काल को भी इतिहासकारों ने 2 भागों में बांट दिया। एक प्रारंभिक वैदिक काल मतलब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय था, उस समय को प्रारंभिक वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय था उस समय को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना कि वैदिक काल कब से कब तक के समय के बीच के समय को इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को इतिहास में वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय, उस समय को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है उस समय को उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल की समस्त जानकारी जो है वो एक ग्रंथ से मिलती है जिसे ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। और उत्तर वैदिक काल में कई सारे ग्रंथों की रचनाएं हो चुकी थी और उनके माध्यम से उत्तर वैदिक काल की जानकारी अपन लोगों को प्राप्त होती है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि ऋग्वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है। कुछ पॉइंट और समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना वो एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखना। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने के बाद जो वैदिक काल के लोग थे ना वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन लोगों को आर्य कहा जाता था और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और अलग अलग इतिहासकारों ने इन आर्यों के बारे में अपनी पुस्तकों में अलग अलग जानकारी दी है। किसी ने बताया कि आर्य मूल रूप से भारत के निवासी थे, किसी ने बताया कि आर्य भूमध्य सागर से भारत आए, किसी ने बताया कि आर्कटिक प्रदेश से भारत आए। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तकों में अलग अलग जानकारी दी है। लेकिन सर्वाधिक मान्य जो मत है ना वो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर और उनकी पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान पर भाषण। क्लियर है दोस्तों? याद रखना, पुस्तक का नाम, राइटर का नाम मैक्स मूलर, पुस्तक का नाम भाषा विज्ञान पर भाषण। और उसमें
उन्होंने बताया कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से भारत आए। सर्वाधिक मान तथ्य यही है, याद रखना कि मैक्स मूलर की पुस्तक जो है भाषा विज्ञान पर भाषण, और उसमें सबसे ज़्यादा मान मत कौन सा है कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती ने भी अपनी पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, अलग अलग बाल गंगाधर तिलक ने भी पुस्तक लिखी, द आर्किटेक्ट होम ऑफ आर्यंस। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग पुस्तकें लिखी और उनमें के माध्यम से बताया कि आर्य कहाँ से आए। तो अपन लोगों को सारे यहाँ से कुछ 2-3 पॉइंट याद रखना कि किसकी पुस्तक का नाम क्या और किसने क्या बोला। क्लियर है? तो यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि वैदिक काल के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो, और उस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब प्रारंभिक समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है उस समय को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूं कि कौन सा क्या है। तो यहां से जुड़े हुए आइए, देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखिए जरा, यहां सबसे पहले अपने नोट्सों में देखिए जरा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। क्लियर है दोस्तों? जो इस समय के जो लोग थे वो भोजन के रूप में सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा था, तो जौ और चावल, दूध और उससे उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। याद रखना एसएससी ने एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा है, तो अच्छे से याद रखना कि वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो दूध और उससे बने हुए खाद्य पदार्थ जो थे वो वैदिक काल के लोगों का प्रमुख भोज्य पदार्थ था। क्लियर है दोस्तों? देखिए जरा, देखिए यहाँ थोड़ा सा पीछे आइए और थोड़ा सा अपन लोग यहाँ देखिए इनसे जुड़ा हुआ पॉइंट देखिए जरा, यहाँ पढ़ लेते हैं कि वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर खीर टाइप की बनाया जाता था। दही बनाने वाले पनीर का उल्लेख भी मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन याद रखना प्रमुख खाद्य पदार्थ दूध और उससे बने हुए उत्पाद। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था। क्लियर है? सबसे पहले लिखा हुआ है जौ, यव कहते थे, जई मतलब ओट्स, आज भी जो याद रखना, राई और गेहूं। 2012 एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखना कि सबसे पहले प्रयोग होने वाला जो खाद्य है वो याद रखना जौ, जिसे यव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? फिर देखिए लिखा भी है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ या यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जौ मतलब आज जिसे अपन लोग गेहूं के साथ में जौंकराई के रूप में जिसको बोलते हैं ना, उसी जौ के बारे में बात चल रही है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता में लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था। क्लियर दोस्तों? वहां से बहुत महत्वपूर्ण था कि अगर प्रश्न आ रहा है कि बताइए मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो याद रखना दोस्तों तांबा थी। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। कौन से समय की है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो लाइन अच्छे से याद रखना कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी, जिसका प्रयोग नव पाषाण काल में होने लगा था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही मानव ने तांबे का प्रयोग करना चालू कर दिया था। क्लियर है दोस्तों कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु सबसे पहली कौन सी थी, तांबा। उसका अगला पॉइंट मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसा नाम की मिश्र धातु का प्रयोग करना चालू कर दिया था। तांबा और टिन को मिलाकर उन्होंने एक धातु बना दी थी जिसे कांसे के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? लेकिन यहां पॉइंट पूछ रहा है कि बताइए वैदिक काल के लोगों ने कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो देखिए चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो वैदिक काल के लोगों, जो वैदिक लोग हैं, उन्होंने भी सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया है, यहाँ पर तांबा लिखा हुआ है। ऋग्वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। ऋग्वेद में आयस धातु
का उल्लेख मिलता है किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा और कांसा लोहा बताते हैं किंतु ऋग्वैदिक में आर्यों ने लोहे से परिचित नहीं थे। क्लियर है दोस्तों। एक पॉइंट मैंने तुम्हें सिंधु घाटी में ही बताया था कि अगर पेपर बनाने वाला तुमसे पूछ रहा है कि बताइए लोहे के प्रमाण सबसे पहले कब कौन से समय में मिले हैं, तो अच्छे से लगा देना, उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रमाण सर्वप्रथम मिले हैं। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, देखिए वेद जो है वो विद धातु से बना और विद धातु का मतलब होता है जानना, और यहाँ वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान उसी से जुड़ा हुआ है कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है ज्ञान। ऑप्शन क्या है? ए। क्लियर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। देखिए किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? तो यहां समझना कि टोटल कुल वेदों की संख्या जो है वो 4 है। क्रम से याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है। एक बार और सुन लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये कुल 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों में से सबसे पहले जिस वेद की रचना हुई उस वेद को ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। कौन से टाइम पीरियड में? ऋग्वैदिक काल में, 1500 से लेकर 1000। और जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद हैं, इनकी रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। लेकिन अगर पेपर बनाने वाला पूछ रहा है कि वेद त्रयी के नाम से किन वेदों को जाना जाता है, तो प्रारंभिक के 3 वेद जो हैं उन्हें वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना जो है वो देवताओं द्वारा की गई है, और बाकी अगला जो लास्ट चौथा वेद है उसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना अनार्यों ने की है। तो यहाँ देखिए जरा, लिखा हुआ है कि प्रारंभिक 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो नहीं हो सकता। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 2017 स्टेनोग्राफर एसएससी के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, इतना हल्के में मत लेना इसको। तो देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सबसे लास्ट वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शनों में अथर्ववेद लिखा है। ए में भी अथर्ववेद लिखा है, बी में भी अथर्ववेद लिखा है और डी में भी अथर्ववेद लिखा है। तो सी में अथर्ववेद नहीं लिखा, तो याद रखना कि अथर्ववेद की रचना अनार्यों ने की है, बाकी 3 की रचना किसने की है? आर्यों ने की है। तो याद रखना अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। देखिए 2017 एसएससी का क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? जवाब जरूर देना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को आरोही क्रम अनुसार निम्न 4 चरणों में कौन सा विकल्प सही है? सीधी बात इतना सा है, क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वो एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2009 का प्रश्न है, और यहाँ पूछना चाह रहा है कि अपन लोगों ने, अपने जो पूर्वजों ने जो है, उन्होंने उम्र के हिसाब से 4 आश्रमों का वर्णन किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्लियर है? याद रखना, पहला आश्रम जो है उसे ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं, फिर ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो याद रखना कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो देखिए चारों मैंने आप लोगों को आश्रम वर्णन के बारे में बताया, तो पहला आश्रम ऑप्शन ए ही सही है कि पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। क्लियर है? तो देखिए यहाँ लिखा भी है, हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, आश्रम व्यवस्था किया गया है। 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष, गृहस्थ के लिए 25 से लेकर 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष, और उसके बाद संन्यास आश्रम जो है 75 से ऊपर के जो हैं उनके लिए किसके बारे में बात की गई है? संन्यास आश्रम के बारे में। याद रखना, और 3 आश्रम अलग, चौथा आश्रम जो है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ज्वाला उपनिषद से मिलती है। बाकी तीनों आश्रमों के बारे में जानकारी छंदोग उपनिषद से मिलती है। देखिए 7वां प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि
मतलब इनसे पहले वाले जो लोग थे उनसे और ये किस तरीके से सफल रहे हैं उससे बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन से आंसर बन सकता है, वैसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ऐसा भी कुछ नहीं। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। तो आप लोगों को याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, वैदिक काल तो एक कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करना चालू कर दिया था। क्लियर है? तो यहाँ थोड़ा सा देखिए 10+2 एग्जाम में आया है, तो अच्छे से याद रखना कि घोड़ों से परिचय कब हो गए, तो याद रखना कि वैदिक काल के जो लोग थे वो घोड़ों से क्या हो गए थे, परिचित हो गए थे। तो वही लिखा हुआ है कि ये रथ वगैरह चलाने में सफल थे। अगला प्रश्न देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिए जरा। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिले। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो समतावादी समाज था, 4 भागों में बांटा गया था एक कर्म के आधार पर। और वो चारों भाग कौन कौन से थे? विद्वान, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 भागों में बांटा गया था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा, ऋग्वैदिक काल आया, तो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो अलग रूप में आ गया और उनको भी 4 भागों में बांटा गया। याद रखना कि 4 भाग कौन कौन से थे, अगर उसके बारे में अगर अपन लोग बात करें, ये भी व्यवसाय और कर्म के आधार पर ही थे। जो ऋग्वैदिक काल था इसमें भी कर्म के आधार पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर जन्म के आधार पर हो गया। तो देखिए यहां थोड़ा सा देखिए जरा पॉइंट, आरंभिक वैदिक काल, मतलब आरंभिक वैदिक काल का मतलब क्या है? ऋग्वैदिक काल। आरंभिक वैदिक काल का मतलब क्या है? ऋग्वैदिक काल। अगर यहां लिखा होता उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी तो प्रश्न का आंसर हो जाता जन्म के आधार पर। लेकिन बात चल रही है आरंभिक वैदिक काल, तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काय के आधार पर थी? व्यवसाय के आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से उसका रखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नवा क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो पशुचारी लोग थे, पशुओं को चराने वाले लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होती है कि, अब देखिए 4 ऑप्शन है और ये देखिए जरा, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ में, पहला पॉइंट, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लेकर लड़े गए। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन और उपयुक्त सभी। देखिए सब लगभग मिलते जुलते प्रश्न मतलब ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर है वो उपयुक्त सभी है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनके लिए सबसे प्रिय और पवित्र, यहां से थोड़ा सा याद रखना कि ज्यादातर युद्ध जो हुए हैं वो गायों को लेकर ही हुए हैं। कि किस समूह के पास जो शासन, जो कबीला ही प्रकार था, कि किस कबीले के पास गायों की संख्या ज्यादा है, किस कबीले के पास गायों की संख्या कम है, तो वो एक दूसरे को गायों को जीतने के लिए ही युद्ध लड़ते थे। याद रखना इसका आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी। और पुरोहित का मतलब क्या है? कि जो राजा होता था उस राजा को मार्ग दिखाने वाला, जो उसका विद्वान, जो उसके साथ में जो रहता था उसको बोलते थे पुरोहित। जो राजा को पथ प्रदर्शक होता था, जो राजा को सही दिशा दिखाने वाला जो व्यक्ति होता था, यज्ञ हवन पूजन कराने वाला व्यक्ति था, उसे क्या बोलते हैं? पुरोहित के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्लियर है? 10वां प्रश्न देखते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए ऑप्शन में एक लाइन यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि 90 पॉइंट में देखिए, यहां ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद में आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। अधिकांश युद्ध गायों को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे गविष्टि के नाम से जाना जाता है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहां कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई है उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी। याद रखना जब भी पुरोहित को दक्षिणा के रूप में दी जाती थी वो गाय दी जाती। भूमि की उस समय ज्यादा कुछ नहीं था, भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वेद लोग गाय चराना, खेती करना, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करने हेतु अलग अलग भूमि मतलब संपत्ति का कोई ज्यादा वर्णन है नहीं। आगे देखिए 10वां प्रश्न, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था?
मैंने आप लोगों को पहले ही कुछ इतिहासकारों के नाम बताए, उनमें से एक इतिहासकार का ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कि सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मुलर और जनरल कनिंघम। तो ऑप्शन क्या है कि मैक्स मुलर जो थे उन्होंने आर्यों को एक जाति के रूप में वर्गीकृत किया। तो देखिए मैक्स मुलर ने आर्यों को आदि देश, मध्य एशिया, रॉड्स, बैक्ट्रिया को मानते हुए मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति के पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। मतलब सीधी बात है कि मैक्स मुलर की पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान पर भाषण, और उन्होंने बताया कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से भारत आए। देखिए अगला प्रश्न 11वां, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? मतलब सबसे पहले आर्य किस क्षेत्र में रहे हैं? और ये 2014 एसएससी का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, सप्त सिंधु। ऑप्शन याद रखना कि आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु के क्षेत्र में रहे हैं। सप्त सिंधु का मतलब दोस्तों आज वर्तमान का सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो हैं उन्हें सप्त सिंधु के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आर्य सबसे पहले कहाँ रहे हैं? सप्त सिंधु के क्षेत्र में रहे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? 11वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार, सरदार का मतलब मुखिया, के चुनाव में शामिल होती थी? तो याद रखना ऋग्वैदिक काल में जो है वो 3 अलग अलग लोगों के ग्रुप थे, एक सभा, एक समिति और एक विदत। तो देखिए 3 के बारे में यहाँ भी लिखा है, सभा, समिति, विदत, ऐसी कुछ अलग अलग थी। इनमें से जो समिति थी वो राजा पर नियंत्रण कुछ ज्यादा रखती थी, और वो समिति चाहे तो राजा को उसके पद से हटा भी सकती थी और राजा को चुन भी सकती थी। तो देखिए जरा यहाँ किसके बारे में लिखा हुआ है? समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता है। राजा जो मतलब मुखिया को निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन मतलब उसको चुनना और उसको हटाने की जो शक्ति होती थी वो समिति के पास होती थी। और यहाँ से एक प्रश्न अच्छे से याद रखना कि समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर यही क्वेश्चन होता और इसमें पूछा जाता कि बताइए इनमें से महिलाएं किसमें भाग नहीं ले सकती, तो लगा देते दोस्तों अपन लोग क्या, समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। क्लियर है, समझ में आ रहा है अपन लोगों को? तो याद रखना। देखिए 13वां क्वेश्चन, राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? मतलब जो राजा का जो राज्य अभिषेक होता था उसके बारे में वर्णन कहाँ मिला है? 2017 स्टेनोग्राफर का प्रश्न है। केनोपनिषद, विष्णु पुराण, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है और उसमें याद रखना, देखिए लिखा हुआ है, आंसर क्या है कि राज्याभिषेक समारोह का पहली बार विवरण जो मिला है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला है। और यहाँ याद रखना कि ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के एक शाखा से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिला है। तो अच्छे से याद रखना, एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि राज्याभिषेक का पहली बार विवरण कहाँ से मिला है? तो याद रखना ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ वहां से मिला। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? याद रखना ऑप्शन है बलि, विदत, बर्मन या कर। तो इसका सही आंसर है बलि। याद रखना जो वैदिक काल में जो राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे उस समय किस नाम से जानते थे? बलि के नाम से जाना था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला जो अधिकारी था बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में कर संग्रहण करता तो किस नाम से जाना था? भागदूत।
या ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि भागदूत का संबंध किससे है, तो लाइन अच्छे से याद रखना कि कर को संग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होता था, टैक्स को कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति होता था, उसे भागदूत या संग्रहिता के नाम से कोषाध्यक्ष का कार्य संभालने वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र जैसा अपन लोग सुनते रहते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः जो अपना गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र का सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो याद रखना ऋग्वेद से मिलता है। देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। यह मंत्र जो है वो सूर्य को समर्पित है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है, याद रखना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 16वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते। समझिए, अपना जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये जो अपना राष्ट्रीय वाक्य है इसको कहाँ से लिया गया है, तो देखिए ऋग्वेद से लिया गया है, या मत्स्य पुराण से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, या मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो अच्छे से याद रखना कि वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, मुंडोक उपनिषद से। याद रखना कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद क्या है, ये सारे प्रश्न आप लोगों को याद करने हैं, और क्या कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में यज्ञवल्लम ऋषि को चुनौती दी थी, तो लिखा हुआ है देखिए जरा, घोषा नाम की विदुषी, विदुषी माने विद्वान महिला, जैसे विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है वैसे विदुषी महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना किस विदुषी ने यज्ञवल्लम नाम के ऋषि को चुनौती दी थी वाद विवाद प्रतियोगिता, जैसे आज आप लोग डिबेट बोलते हो उसको बोलना है वाद विवाद प्रतियोगिता। क्लियर है। शास्त्रार्थ में, या वाद विवाद ना आए तो क्या आएगा, शास्त्रार्थ में। तो याद रखना किसने दी थी, तो ऑप्शन है घोषा, अपाला, मैत्री, गार्गी। तो याद रखना ऑप्शन क्या है, गार्गी नाम की एक विदुषी महिला ने शास्त्रार्थ में किसको चुनौती दी थी, किसको हराया है, यज्ञवल्लम नाम के ऋषि को हराया है। तो देखिए लिखा भी है, यज्ञवल्लम को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई। यज्ञवल्लम गार्गी संवाद का उल्लेख बृहद पुराण उपनिषद के नाम से जो लिखा हुआ है उसमें मिलता है। प्राचीन भारत में निम्न में लिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया। क्लियर है दोस्तों, विवाह शब्द है, आप लोग सब परिचित ही हो। तो याद रखना कि उस समय विवाह की 8 अलग अलग पद्धतियां थी, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, पेशाच विवाह, गंधर्व विवाह, ऐसी अलग अलग विवाह की 8 पद्धतियां थी, और अलग से अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के नाम से भी वर्गीकृत किया गया। इनमें से 4 विवाह की जो पद्धतियां थीं वो प्रशंसनीय थीं, और 4 जो थीं वो निंदनीय थीं। तो यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करें कि कौन सा विवाह प्रशंसनीय नहीं था। तो देखिए 2018 एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया है, देव विवाह प्रशंसनीय था, आर्य विवाह भी प्रशंसनीय, और ब्रह्म विवाह, और एक और भी याद रखना, प्रजापति विवाह। तो देव विवाह, आर्य विवाह, ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह, ये चारों जो थे वो विधि सम्मत थे, लेकिन जो 4 बाकी के थे वो विधि सम्मत नहीं थे। और कौन सा नहीं था, गंधर्व विवाह। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही क्या है, गंधर्व विवाह। देखिए चारों के ऑप्शन में आपको यहाँ देख लीजिए, चारों 8 प्रकार बताए गए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह। क्लियर है। तो 4 तो सही हैं, फिर 5वें से गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह, ये जो थे वो इतने ज्यादा प्रशंसनीय नहीं थे। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, यहां थोड़ा सा अपन लोग पीछे चलते हैं, और पीछे कुछ और प्रश्न हैं जिनको अपन लोग देख लेते हैं एक बार।
देखिए जरा, यहाँ कुछ प्रश्न और लिखे हैं वैदिक काल से जुड़े हुए, इनको भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, यहाँ से ही प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो याद रखना ऋग्वेद में अलग अलग देवताओं के बारे में वर्णन मिला है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्णन ऋग्वेद में जिस देवता के बारे में मिला है वो है इंद्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद में किसी याद रखना किसको समर्पित है, इंद्र को। उपनिषद पुस्तकें क्या कहलाती हैं, तो ये दार्शनिक ग्रंथ हैं, दर्शन पर आधारित हैं। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है, तो 4 पूरा समाज को कितने वर्णों में बांटा है, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है दोस्तों। तो ब्राह्मण। श्री भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो याद रखना महाभारत के भीष्म पर्व से किसको लिया गया है, भगवत गीता को। याद रखना श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध के दौरान सुनाई थी वो महाभारत के भीष्म पर्व से ली। भारतीय संगीत पर आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो यहां से याद रखना जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, इनमें से जो सामवेद है वो संगीत प्रधान ग्रंथ है और ऐसा माना जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम संगीत पर आधारित ग्रंथ जो है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो किसे माना गया है, सामवेद को माना गया। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो याद रखना ऋग्वेद। और ऋग्वेद काय पर आधारित है, स्तुति प्रधान ग्रंथ। जौ, गेहूं, चावल, तमाकू, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो याद रखना तमाकू से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत किसको माना गया है। ऐसा अगर पेपर बनाने वाला पूछता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखना ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो देखिए 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, अभी आप लोगों को बताया 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ है उसे किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना कंठोक उपनिषद से लिया गया। देखिए आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्प वेदों में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता, तो देखिए 4 वेद हैं और चारों वेदों के अलग अलग उपवेद हैं। वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा फिर उपवेद हैं, तो देखिए अपन लोग देखें आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, ये 4 उपवेद हैं। तो यहाँ आयुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद ये चारों क्या उपवेद हैं, यजुर्वेद उपवेद नहीं है बल्कि क्या है, वेद है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, तो याद रखना संस्कृत भाषा में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो याद रखना हवन पूजन वगैरह की जानकारी कहाँ से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है। उपनिषद क्या है, तो याद रखना हिंदू दर्शन के जो जानकारी जहाँ से मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है दोस्तों। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही कुछ पढ़ने वाले हैं। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्लियर है, नमस्ते, अगली क्लास में मिलते हैं।